हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। पहले आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद रखेंगे। गॉस का फॉर्मूला था क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught into q। ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है और इसमें यूज होने वाले सारे सिंबल का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पुराना वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे हैं वो दो अलग अलग केस में सीख चुके हैं। जैसे हमने सीखा कि एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। उसके अलावा एक सेल, एक स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ये दो टॉपिक हो चुका है और ये हमारा तीसरा टॉपिक है कि इंटेंसिटी किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है जो पूरी तरह चार्ज है। ये पूरी तरह चार्ज है, मान लीजिए ये पूरी तरह चार्ज है और इस चार्ज प्लेट के कारण यहाँ पर बाहर में मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बना नहीं सकते हैं, इधर बाहर में एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस दिया हुआ है मान लीजिए r और ये पॉइंट है p। तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है और ये हमें निकालना है गॉस थ्योरम से। तो इसको समझने के लिए जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था 4 स्टेप, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके माध्यम से इसको हम बताते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इस इनफाइनाइट का मतलब समझिए। इस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसका ये जो साइज है, ये जो लेंथ है, इसका जो एरिया है वो इस r की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम इस पूरे बोर्ड को हम एक सीट माने और यहाँ पर एक छोटे से डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस इसके साइज की तुलना में बहुत कम है, तो वो पॉइंट उसके लिए इनफाइनाइट के जैसा होगा। तो इस इनफाइनाइट का मतलब क्या, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो उसके साइज की तुलना में काफी कम है, इसलिए हम वहां पर यूज कर रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इस प्लेन शीट के कारण इसको निकालना है। तो जैसा आप पिछले वीडियो में बताया था कि हमें टोटल 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। क्या क्या स्टेप होते हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है जो कि उस पॉइंट से गुजरे जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना है, नंबर 1। नंबर 2 में हम गॉस थ्योरम के एलएचएस से सॉल्व करते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तीसरे स्टेप में हम वो टोटल चार्ज के वैल्यू को निकालते हैं जो उस सरफेस के अंदर होता है और फाइनली चौथे स्टेप में हम ये गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सॉल्व करके इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी वो चारों प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास वो प्लेन शीट है, ये वो प्लेन शीट है। इस तरह से जब हम इसको इस व्यू में देखते हैं, इस तरह देखते हैं, तो हमारे सामने ये सिर्फ ये पार्ट दिखेगा इस तरह से। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट। ये प्लेन शीट को अगर हम ऐसा देखें तो हमारे सामने बस ये पोर्शन दिखता है और इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ये डिस्टेंस दिया हुआ है जो डिफाइन किया गया है r, कि इसके पॉइंट से इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है r। जो गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें दिया रहेगा r। दूसरा जो आपको अपने तरफ से डिफाइन कर लेना है, हमने बोला कि जब इसको हम चार्ज फुल कर रहे थे उस पे चार्ज, ये जो हमारा प्लेन शीट जो पूरी तरह चार्ज से भरा हुआ है, तो इसमें चार्ज कितने हैं इसको निकालने का आपको कैसे प्रोसेस बताया था। आपको बोला था कि इसके यूनिट वैल्यू को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिट वैल्यू मतलब जैसे अगर पूरा का पूरा एरिया ए है तो हमें बताना है कि इस पूरे एरिया ए में टोटल चार्ज कितना है। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसके यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ये आपको बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सब गिवन वैल्यूज होंगे। इसी को आप बोल सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी इसी को बोला जा सकता है, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज
पर यूनिट एरिया या एरियल चार्ज डेंसिटी, ये सब गिवन वैल्यू है। और एरिया के रिस्पेक्ट में जो हम मानते हैं, जो साइन मानते हैं, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, उसका साइन ये होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा दैट इज सिग्मा विद द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी आपको डिफाइन रहेगा, गिवन रहेगा। तो ये आपको पहला तो ये डिस्टेंस गिवन रहेगा r, दूसरा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, ये गिवन रहेगा। और इसके अलावा जो कांस्टेंट्स है जैसे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, वैक्यूम, वो सभी गिवन रहेंगे। और इसके बेस पर आपको फार्मूला डिराइव करना है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोग ये सारा स्टेप अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, ये हमारे पास टोटल प्लेन शीट है, एंड P विद अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमको निकालना है। तो आप इस पर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या है, हमने बोला उसके लिए प्रोसेस है कि आप जो सरफेस ड्रॉ करेंगे वो उसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। उसके बाद वो इसका डिस्टेंस अगर r है तो इतना ही डिस्टेंस पीछे में भी आप एक पॉइंट लेंगे, एज्यूम करेंगे, और इसके लिए जो हम सरफेस ड्रॉ करेंगे उसका भी जो साइज होगा वो एक सिलेंडर के जैसा ही होगा, सिलेंड्रिकल होगा। मगर वो सिलेंडर का साइज कैसा होगा, ये ऐसा और ये ऐसा और ये इस तरह से होगा। यानी कि अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे तो ये हम अगर बाहर एक पॉइंट है तो हम इस पॉइंट से गुजरते हुए इस पर एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो इससे क्रॉस करते हुए और इधर से बाहर आएगा। जितना डिस्टेंस पर वो पॉइंट होगा उतने ही डिस्टेंस पर पीछे भी हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरफेस ड्रॉ करने के लिए जो सारी कंडीशन है उसके लिए जरूरी है कि जितने डिस्टेंस पर आप लें उतने ही डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को लेकर के सरफेस को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने जो सरफेस को ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस P था, R है, तो यहाँ पर भी R डिस्टेंस पर ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया। इस सिलेंडर में अब इस सिलेंडर में हमने गॉसियन सरफेस को तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर हम सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं तो फिर इसके सरफेस कितने आएंगे। मान लीजिए इसको ऐसा करके पास कर रहा है, ये अगर हमारा वो सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में भी कितने सरफेस हैं। तो नंबर 1 एक इस तरह से है, दूसरा ये सरफेस है, और तीसरा ये तीनों, ये तीसरा सरफेस जो इस तरह से कवर कर रहा है। तो जब 3 सरफेस होते हैं तो स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करते समय हम क्लोज्ड इंटीग्रल को ब्रेक करके उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको लैंग्वेज के तौर पे क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस P विद अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस r एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, फॉर दिस पर्पस नंबर 1 we draw a Gaussian surface, its shape is like a cylinder, whose, मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है ये हम मान लेते हैं a, इसका जो एरिया है ऊपर का सरफेस को क्या मान लेते हैं a, एंड इट्स लेंथ इज 2r, ये r ऊपर हो गया 2r। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने गॉसियन सरफेस को तो ड्रॉ कर दिया। अब हम स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को सॉल्व करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक नहीं बल्कि 3 सरफेस है। आप फिर से देख लीजिए, एक ये वाला सरफेस होगा क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, एक ये दूसरा सरफेस होगा और ये पूरा एक सरफेस होगा। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये वाला सरफेस का हमने नाम दे दिया 1, ये दूसरे सरफेस का नाम दे दिया 2, और ये पूरा जो सरफेस है इसका हमने नाम दे दिया 3। इसके 3 सरफेस है। तो इसको सॉल्व करते समय हम इस क्लोज इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे और ये ऐसा लिखा जाएगा, इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये हो जाएगा 1, प्लस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये हो जाएगा 2, प्लस इंटीग्रल ये हो जाएगा 3 वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अगले केस में जब आप वेक्टर के साइन को और डॉट के साइन को हटाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को लिखना पड़ेगा कॉस के साथ, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कॉस ही आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि सरफेस 1 के साथ इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, तो अगर हम सरफेस ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर है,
अगर हमने ऐसी चार्ज बॉडी को अगर ऐसा रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की ओर होगा, और जिस सरफेस है, जैसे ये हमारा सरफेस है, तो अगर सरफेस है तो ये सरफेस का एरिया का डायरेक्शन वो भी बाहर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी बाहर की ओर, एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस 1 के लिए जो हमारा थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। उसी तरह अगर हम सरफेस 2 की बात करेंगे तो हमारा ये चार्ज बॉडी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होगा, और सरफेस के साथ जो हमारा एरिया का वेक्टर होगा वो भी बाहर की ओर होगा, उनके बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थर्ड, ये हमारा थर्ड सरफेस है, जैसे ये हमारा सरफेस है, इसमें हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की बात करते हैं, ऊपर वाले सरफेस की ओर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाहर की ओर डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही होंगे। तो सरफेस 3 में जो हम इन दोनों बीच का एंगल देखेंगे वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये फाइनल हो गया कि सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए थीटा की वैल्यू 0 और सरफेस 3 के लिए 90 डिग्री। तो हम इसका यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 प्लस ये सरफेस 1 E ds cos 0 ये सरफेस 2 प्लस E ds cos 0 और ये हो गया सरफेस नंबर 90 हो गया सरफेस नंबर 3। तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म हट जाएगा, हमारे पास मात्र ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा E ds और ये बचेगा नंबर 2, ये भी बचेगा E ds। अगर हम इनको बाहर निकालते हैं तो ये ds सरफेस 1 प्लस यहाँ भी को बाहर निकालिए, ये ds सरफेस नंबर 2। तो अगर हम स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसको हमने क्या मान रखा है a, तो ये हो जाएगा EA प्लस EA, ये मिलकर हो जाता है 2EA। इस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। स्टेप 1 हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, इसका शेप एक सिलेंडर के जैसा है और ये जितने डिस्टेंस पर हमने पॉइंट लिया उतने ही पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस पीछे लेना होगा। तो ये सारे कंडीशन से हमने स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट करते समय हमारे पास क्या समस्या आया, यहाँ पर सरफेस 1 नहीं है बल्कि सरफेस 3 है। अगर ये हमारे पास सिलेंडर है तो सरफेस 1, सरफेस 2 और ये पूरा सरफेस 3। सरफेस 1 और 2 के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एंगल बनाता है इनके एरिया वेक्टर के साथ में वो 0 और सरफेस 3 के साथ में 90। तो इन सभी का यूज करते हुए हमने स्टेप नंबर 2 को सॉल्व किया। सॉल्व करके वैल्यू क्या चला आ रहा है 2EA, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 के बाद हम इधर स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में ये जो हमारा पूरा एरिया जो इसको कवर कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर गया तो ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पर इसने कवर किया, इस छोटे से एरिया में यानी गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना टोटल चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। तो इस चार्ज को हम निकालेंगे कैसे, तो अगर आपको यूनिट वैल्यू मालूम हो जाए कि यूनिट एरिया पर चार्ज कितने हैं तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस छोटे से एरिया में टोटल चार्ज कितने होंगे। तो अगर यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा हमने डिफाइन किया था कि सिग्मा विद द चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर ये एरिया A है तो इसी एरिया से इसको पार किया होगा, तो इस छोटे से एरिया, इस छोटे से साइज का भी एरिया क्या होगा A, तो A एरिया पर टोटल चार्ज कितने होंगे, तो A एरिया पर जो टोटल चार्ज होंगे वो हो जाएगा सिग्मा A। इसको लिख देते हैं सिंस सिग्मा बी द चार्ज पर यूनिट एरिया, therefore total charge, तो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, तो कितना हो जाएगा सिग्मा A, ये हमारा निकल गया टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन। तो हमारा ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में टोटल चार्ज का वैल्यू क्या आया सिग्मा इंटू A। अब हमारे पास बच गया है मात्र लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जब गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये देखिए अप्लाई गॉस थ्योरम,
गॉस लॉ। तो ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू q, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस। अब यूज करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है एलएचएस का, आप देख सकते हैं 2EA वेयर E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो जाएगा 2EA और यहाँ पर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और ये Q के वैल्यू देखिए क्या आ रहा है सिग्मा A, यहाँ पे यूज करेंगे सिग्मा A कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इसका पूरा कंडीशन जिसके कारण हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड कर पाए। एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसमें अगर हमसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर इस इनफाइनाइट प्लेन सीट के केस में अगर हम जो हमारे पास रेडियस r है, इस r को अगर हम 2r कर दें, डिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें यानी पॉइंट P को अगर हम और दूर लेके चले जाएंगे, पहले P हमारा r डिस्टेंस पे था, उसके बाद उसको हम 2r डिस्टेंस पे लेके चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या बदलाव आएगा, वो बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा। तो नॉर्मली जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट में हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस के बढ़ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला से अगर हम देखना चाहेंगे कि अगर हमारा r बढ़ करके 2r हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या बदलाव आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम उसके लिए जरूरी है r की जगह पर 2r पुट करके सॉल्व करें। लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन में आते हैं तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन में r है ही नहीं, डिस्टेंस का इस पे चर्चा ही नहीं है, तो हम 2r पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि डिस्टेंस के डबल हो जाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, पहले तो हमने बताया था कि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में वो डिस्टेंस का चर्चा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो सीट है, वो प्लेन सीट जो वो इनफाइनाइट शेप का है। इनफाइनाइट शेप के मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब जो डिस्टेंस आपको दिया गया है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो सीट के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो अगर वो बहुत कम है तो उसके डबल बढ़ जाने से उसमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन r नहीं है। लेकिन अगर हम उस डिस्टेंस को इतना ज्यादा कर दें, इनफाइनाइट पे कर दें, तो इनफाइनाइट में जाने के बाद वो सीट इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद वो सीट इनफाइनाइट नहीं रह जाता है। क्योंकि जैसे बताया था कि इस पूरे बोर्ड को अगर हम एक सीट माने तो ये पॉइंट इसके लिए इनफाइनाइट है क्योंकि इसके लिए बहुत करीब है। अगर हम इस डिस्टेंस पे आएंगे तो भी इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे तो ये जो हमारा सीट है वो उसके लिए प्लेन नहीं होगा, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले ही इसमें दिया गया है इनफाइनाइट प्लेन सीट। ये उसी केस में ये फॉर्मूला यूज होगा जब वो प्लेन सीट इनफाइनाइट का काम करेगा, और वो प्लेन सीट इनफाइनाइट सीट का काम करेगा। वो कब काम करेगा, जब पॉइंट का डिस्टेंस उसके साइज की तुलना में बहुत ही कम होगा। तो ये उसका एक्सप्रेशन है। इसमें भी हमने वो चार स्टेप यूज किया। सबसे पहले गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया उसके कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद हमने गॉस थ्योरम के एलएचएस को सॉल्व किया, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। उसके बाद हमने वो टोटल चार्ज निकाला जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है, और उसके बाद फाइनली गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला। इस फॉर्मूला याद करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा विद द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, आप उसे लिख लेंगे या आप खुद भी बुक देख करके ट्राई कर सकते हैं।